हैरी पॉटर और मौत के तोहफे अध्याय 14 चोर। हैरी ने अपनी आंखें खोलीं और सुनहरी और हरी चकाचौंध महसूस की। उसे पता ही नहीं था क्या हुआ था। वो तो बस इतना जानता था कि वो पत्तियों और टहनियों पर लेटा हुआ है। उसने अपने पिचके हुए फेफड़ों में तेजी से हवा भरी, पलकें झपकाई, महसूस किया धूप के कारण उसकी आंखें चौंधिया गई हैं। उसे अपने चेहरे के पास एक चीज दिखाई दी। वो घुटनों और हाथ के बल उठकर किसी छोटे खूंखार प्राणी का सामना करने को तैयार हुआ, लेकिन उसने देखा ये रॉन का पैर था। वो तीनों जंगल में जमीन पर पड़े थे और बिल्कुल अकेले थे। हैरी के मन में पहला विचार ये आया कि वे अंधेरे जंगल में पहुंच गए हैं। हालांकि वो जानता था कि हॉगवर्ट्स में उनका पहुंचना कितना मूर्खतापूर्ण और खतरनाक था, लेकिन एक पल के लिए तो उसका दिल उछल पड़ा। बहरहाल कुछ पलों में रॉन हल्के से कराहा। जब हैरी उसकी तरफ रेंगने लगा तो उसे एहसास हो गया ये अंधेरा जंगल नहीं है। यहाँ के पेड़ ज्यादा छोटे लग रहे थे, उनके बीच काफी जगह थी और जमीन ज्यादा साफ थी। उसने देखा हरमाइनी रॉन के सिर के पास अपने घुटनों और हाथों के बल बैठी है। जिस पल हैरी की निगाह रॉन पर पड़ी, उसकी बाकी चिंताएं दिमाग से निकल गईं। रॉन के शरीर का पूरा बायां हिस्सा खून में लथपथ था। उसका चेहरा पत्तियों से भरी धरती पर सफेद दिख रहा था। भेष बदल काढ़े का प्रभाव समाप्त हो रहा था। रॉन कैटरमोल से अपने असली रूप में आ रहा था। उसके बाल लाल होते जा रहे थे। उसके चेहरे का बचा खुचा रंग उड़ गया था। उसे क्या हुआ? विभक्त हो गया है, हरमाइनी ने कहा। उसकी उंगलियां रॉन की आस्तीन पर कुछ कर रही थी, जहां खून सबसे गीला और काला था। जब रॉन की शर्ट खुली तो हैरी दहशत में आ गया। वो विभक्त होने यानी अंतर ध्यान होते समय शरीर का हिस्सा पीछे छूटने को हमेशा मजेदार मानता आया है, लेकिन उसके भीतरी हिस्से अप्रिय रूप से कुलबुलाने लगे जब हरमाइनी ने रॉन की ऊपरी बांह पकड़ी, जहां बहुत सा मांस गायब था। हरमाइनी ने उसे इस तरह साफ कर दिया जैसे चाकू से साफ कर रही हो। हैरी, मेरा बैग लाओ, उसमें एक छोटी सी शीशी है जिस पर लिखा है डिटैनी का सार। बैग? ठीक है। हैरी जल्दी से उस जगह पर गया जहां हरमाइनी उतरी थी। उसने वहां पड़े छोटे हैंडबैग को उठाया, उसके भीतर हाथ डाला। उसका हाथ एक के बाद एक कई चीजों से टकराया। जल्दी! उसने जमीन से अपनी छड़ी उठाई और जादुई बैग की गहराई में तान दी। आगमनो डिटैनी। एक छोटी भूरी शीशी बैग से उड़कर बाहर निकली। वो इसे पकड़कर जल्दी से हरमाइनी और रॉन के पास पहुंचा। रॉन की आंखें आधी बंद थी। वो बेहोश हो गया है। हरमाइनी थोड़ी पीली दिख रही थी। अब वो मफाल्डा जैसी नहीं दिख रही थी, हालांकि उसके बाल अब भी कहीं कहीं सफ़ेद थे। इसे खोलो हैरी, मेरे हाथ कांप रहे हैं। हैरी ने छोटी शीशी का कॉर्क खोल दिया। हरमाइनी ने खून निकलते घाव पर उसकी 3 बूंदें डाली। हरा धुआं उठा और उसके साफ होने पर हैरी ने देखा खून बहना बंद हो गया था। घाव अब कई दिन पुराना दिख रहा था। अभी तक जहाँ खुला मांस था वहाँ नई चमड़ी आने लगी थी। वाह, हैरी ने कहा, मुझे लगता है मैं सुरक्षित तरीके से इतना ही कर सकती हूँ। कुछ मंत्र हैं जो उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं जोखिम नहीं उठाऊंगी। पहले ही उसका खून बहुत बह चुका है। वो घायल कैसे हुआ? मेरा मतलब है अभी अभी जो हुआ। हम लोग यहाँ क्यों हैं? हम ग्रिमाल्ड चौक जा रहे थे। हरमाइनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भर गईं। हैरी, मुझे नहीं लगता हम दोबारा वहाँ जा पाएंगे। तुम क्या कह? जब हम अंतर ध्यान हुए तो एक्सले ने मुझे पकड़ लिया था। वो बहुत ताकतवर था, मैं हाथ नहीं छुड़ा पाई। ग्रिमाल्ड चौक पहुंचे तो वो मेरा हाथ पकड़े था और मुझे लगता है उसने दरवाज़ा देख लिया होगा, इसलिए उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैं उसे हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई। इसके बाद तुम लोगों को यहाँ ले आई। लेकिन फिर वो कहाँ है? तुम्हारा मतलब ये तो नहीं ग्रिमाल्ड चौक में है? वो अंदर कैसे घुस सकता है? हैरी, मुझे लगता है वो अंदर घुस सकता है। मैंने विकर्षण मंत्र से उससे हाथ छुड़ा लिया, लेकिन तब तक मैं उसे गुप्त रक्षक सम्मोहन के भीतर ले चुकी थी। डंबलडोर की मौत के बाद हम लोग रहस्य रक्षक हैं और मैंने उसे रहस्य बता दिया है ना? वो नाटक नहीं कर रही थी। हैरी को यकीन था वो सही कह रही थी। अगर एक्सले घर के भीतर घुस सकता है तो अब लौटने का सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन ये उनके रहने की इकलौती सुरक्षित जगह थी। क्रिचर के खुश और दोस्ताना होने के बाद एक तरह से ये घर बन गया था, अफसोस के एक झोंके के साथ, जिसका भोजन से कोई लेना देना नहीं था। हैरी ने कल्पना की घरेलू जिन स्टीक और किडनी पाई बनाने में व्यस्त होगा। हैरी, मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। मूर्खों जैसी बातें मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो मेरी है। हैरी ने जेब में हाथ डालकर बावरेनैन की आंख बाहर निकाल ली। हरमाइनी दहशत में पीछे हट गई। अम्बरिज ने लोगों की जासूसी करने के लिए इसे अपने ऑफिस के दरवाजे पर लगा दिया था।
मैं इसे वहाँ छोड़कर नहीं आ सकता था। इसी कारण तो उन्हें मालूम चला कि मंत्रालय में घुसपैठिए आ गए हैं। हरमाइनी के जवाब देने से पहले रॉन का रहा। उसका चेहरा सफ़ेद था। तुम्हें कैसा लग रहा है? हरमाइनी ने फुसफुसा कर पूछा। बहुत बुरा। हम कहाँ हैं? उस जंगल में जहाँ क्विडिच वर्ल्ड कप हुआ था। हरमाइनी ने कहा। मैं कोई बंद जगह चाहती थी और ये वो पहली जगह थी जिसका ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया। हैरी ने वीरान जंगल पर नज़र डालते हुए उसकी बात पूरी की। तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए? रॉन ने हैरी से पूछा। रॉन के चेहरे को देखते ही हैरी समझ गया कि वो यही बात सोच रहा है कि जब हरमाइनी पहली बार उन्हें अंतर्ध्यान करके अपनी मनचाही जगह पर ले गई थी तो कुछ ही मिनटों के भीतर प्राण भक्षियों ने उन्हें खोज लिया था। पता नहीं। रॉन का चेहरा पीला और चिपचिपा था। उसने उठकर बैठने की कोशिश नहीं की। उसे कहीं और लेकर जाने का विचार डरावना था। हैरी ने कहा, हाल फिलहाल यहीं रुकते हैं। राहत महसूस करते हुए हरमाइनी खड़ी हो गई। तुम कहाँ जा रही हो? रॉन ने पूछा। अगर हम यहीं रुक रहे हैं तो हमें इस जगह को चारों तरफ कुछ सुरक्षात्मक सम्मोहन कर देने चाहिए। उसने छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ते हुए हैरी और रॉन के चारों ओर एक चौड़े घेरे में चलने लगी। हैरी को तत्काल आसपास की हवा में बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हरमाइनी ने उनके आसपास गर्मी की धुंध बना दी हो। शाप मुक्तो, पूर्ण रक्षा कवच, मगलू विकर्षणों, ध्वनि दमन। तुम टेंट निकाल लो हैरी। टेंट? बैग में? जाहिर है बैग में ही होगा, हैरी ने कहा। उसने इस बार अंदर टटोलने की जहमत नहीं उठाई बल्कि आवाहन सम्मोहन का प्रयोग किया। टेंट कैनवास के रूप में रस्सी और खंभों सहित निकला। हैरी इसे पहचान गया कि वही टेंट था जिसमें वो क्विडिच वर्ल्ड कप वाली रात को सोए थे। मुझे लगता है मंत्रालय को काम करने वाले पार्किंस का है, उसने पूछा और टेंट के खूंटों को अलग करने लगा। वो इसे वापस नहीं चाहता था क्योंकि उसकी कमर का हाल बहुत बुरा है, हरमाइनी ने कहा, जो अब अपनी छड़ी से 8 की जटिल आकृति बना रही थी। इसलिए रॉन के डैडी ने ये मुझे उधार दे दिया। उच्छो, उसने गुड़ी मुड़ी कैनवास की ओर छड़ी तानते हुए कहा। इससे टेंट एक झटके से हवा में उठा और हैरी के सामने जमीन पर लग गया। हैरी के हैरान हाथों से खूंटा उड़ा और धम्म के साथ एक रस्सी के अंत में जा गिरा। गुफा रक्षितो। हरमाइनी ने आसमान की तरफ छड़ी लहराकर काम खत्म किया। मैं इतना ही कर सकती हूँ। कम से कम हमें किसी के आने का पता चल जाएगा। मैं इस बात की गारंटी नहीं रख सकती कि हम उसे बाहर रख सकते हैं। बोल। नाम मत लो। रॉन ने रूखी आवाज में उसकी बात काट दी। हैरी और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। माफ करना, रॉन ने थोड़ा कराहते हुए कहा जब उनकी तरफ देखने के लिए वो थोड़ा उठा। लेकिन ये किसी बुरे शाप जैसा लगता है। क्या हम उसे तुम जानते हो कौन कहकर नहीं पुकार सकते प्लीज? डंबलडोर ने कहा था। नाम का डर। हैरी ने बोलना शुरू किया। दोस्त, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो तुम जानते हो कौन का नाम लेने से डंबलडोर को अंत में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बस तुम जानते हो कौन के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाओ, ठीक है? सम्मान? हैरी ने दोहराया। लेकिन हरमाइनी ने उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा। स्पष्ट रूप से जब रॉन इतनी कमजोर हालत में था तो हैरी को उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। हैरी और हरमाइनी रॉन को आधा उठाकर और आधा घसीटकर टेंट के दरवाजे से अंदर ले गए। टेंट के अंदर का हुलिया ठीक वैसा ही था जो हैरी को याद था। उसने एक पुरानी कुर्सी पर धक्का देकर रॉन को बंक बेड की नीचे वाली बर्थ पर सावधानी से लिटा दिया। इस बहुत छोटी यात्रा में ही रॉन का चेहरा सफेद हो गया था। लेटने के बाद रॉन ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। मैं थोड़ी चाय बना लाती हूँ, हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा और अपने बैग से केतली और मग निकालकर किचन की तरफ चल दी। हैरी को ये गर्म पेय उतना ही अच्छा लगा जितनी कि बावरे नैन की मौत वाली रात को फायर विस्की लगी थी। लगता था इससे उसके सीने में मंडराता डर थोड़ा सा जल गया। 1-2 मिनट बाद रॉन ने खामोशी तोड़ी। तुम्हें क्या लगता है कटरमोल दंपत्ति का क्या हुआ होगा? अगर उनकी किस्मत अच्छी रही होगी तो वो भाग गए होंगे, हरमाइनी ने कहा और राहत के लिए अपने गर्म मग को पकड़ा। अगर रेग कैटरमोल का दिमाग सही सलामत काम कर रहा होगा तो वो मिसेस कैटरमोल को साहचर्य अंतर्ध्यान करके ले गया होगा। वो इस समय अपने बच्चों के साथ इस देश से भाग रहे होंगे। हैरी ने उसे यही करने को कहा था।
भगवान करे वो भाग गए हों, रॉन ने तकियों पर टिकते हुए कहा। लगता था चाय से उसे फायदा हुआ था। उसके चेहरे की रंगत लौट आई थी। मुझे नहीं लगता था कि रैग कैटरमोल में ज़्यादा दिमाग है, क्योंकि जब मैं उसके भेष में था तो हर व्यक्ति मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे उसमें दिमाग की कमी हो। भगवान करे वो लोग भाग गए हों, अगर वो दोनों हमारी वजह से अज़्काबान पहुंच गए। हैरी, जो हरमाइनी से कुछ पूछने वाला था, उसका सवाल उसके गले में ही अटका रह गया। हरमाइनी रॉन को कैटरमोल दंपत्ति के भाग्य पर चिंता करते देख रही थी। तो तुमने वो चीज़ निकाल ली थी? हैरी ने उससे पूछा, कुछ हद तक उसे याद दिलाने के लिए कि वो भी वहाँ मौजूद था। कौन सी चीज़? हरमाइनी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। जिसके लिए हमने इतनी सारी मशक्कत की थी। लॉकेट। लॉकेट कहाँ है? तुम्हें वो मिल गया? रॉन चिल्लाया और अपने तकियों पर थोड़ा ऊपर हो गया। कोई मुझे कुछ भी बताता नहीं है। भगवान के लिए तुम लोग इसका जिक्र तो कर सकते थे। देखो, हम लोग उस वक्त प्राण भक्षियों से जान बचाकर भाग रहे थे, है ना? ये रहा। हरमाइनी ने दुशाले की जेब से लॉकेट बाहर निकालकर रॉन को थमा दिया। ये मुर्गी के अंडे जितना बड़ा था। इस पर सजावटी अक्षर एस लिखा था। इनमें कई छोटे छोटे हरे पत्थर लगे थे और ये टेंट के कैनवास की छत से छनकर आती हल्की रोशनी में चमक रहा था। क्या इसकी संभावना है कि क्रीचर के हाथ से निकलने के बाद किसी ने इसे नष्ट किया हो? मेरा मतलब है, हम कैसे यकीन से कह सकते हैं कि अभी भी होर्क्रक्स है? मुझे लगता है कि यह अभी भी है। अगर इसे जादू से नष्ट किया गया होता तो नुकसान का कोई न कोई चिन्ह इस पर दिखाई देता। उसने इसे हैरी की तरफ बढ़ा दिया, जिसने इसे अपनी उंगलियों में उलट पलट कर देखा। यह बहुत अच्छी हालत में और अक्षत दिख रहा था। उसे डायरी के लहूलुहान अवशेष याद आए और ये भी कि डंबलडोर ने होर्क्रक्स वाली अंगूठी को नष्ट किया था तो उसका पत्थर चटक गया था। मुझे लगता है क्रीचर ने सही कहा था। इसे नष्ट करने के पहले हमें ये पता लगाना होगा इसे कैसे खोला जाए। अचानक हैरी को एहसास हुआ कि वो क्या थामे था। उन सुनहरे छोटे दरवाज़ों के पीछे क्या है? इसे खोजने की उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद उसके मन में लॉकेट दूर फेंकने की प्रबल इच्छा हुई। खुद पर दोबारा काबू करते हुए उसने लॉकेट को अपनी उंगलियों से खोलने का प्रयास किया। इसे खोलने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। रॉन और हरमाइनी सब ने कोशिश की। वैसे तुम इसे महसूस कर सकते हो, रॉन ने दबी आवाज में कहा जब उसने इसे अपनी बंद मुट्ठी में कसकर पकड़ा। तुम्हारा क्या मतलब है? रॉन ने होर्क्रक्स हैरी की ओर बढ़ाया। एक दो पल बाद हैरी रॉन का मतलब समझ गया। क्या ये उसका अपना खून था जो उसकी रगों में धड़क रहा था, या लॉकेट के भीतर कोई धातु के छोटे से दिल की धड़क थी? हम क्या करेंगे? हरमाइनी ने पूछा। हम इसे तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक पता न लगा लें इसे नष्ट कैसे करना है, हैरी ने जवाब दिया। न चाहते हुए भी चैन गले में लटका ली। लॉकेट उसके दुशालों के नीचे पहुंच गया, जहां ये हैग्रिड के दिए पाउच के साथ उसके सीने पर टिक गया। मुझे लगता है कि हमें टेंट के साथ बारी बारी पहरा देना होगा, हैरी ने खड़े होते हुए कहा। और भोजन के बारे में भी सोचना है। तुम यहीं रुके रहो, उसने तेजी से कहा जब रॉन ने उठने की कोशिश की, जिससे उसका चेहरा हरा हो गया। हरमाइनी ने हैरी को उसके जन्मदिन पर जो मुखबिर यंत्र दिया था उसे टेंट में टेबल पर सावधानी से रखने के बाद हैरी और हरमाइनी ने दिन भर बारी बारी से पहरा दिया। बहरहाल मुखबिर यंत्र पूरे दिन खामोश रहा, उसकी सुई स्थिर रही। ऐसा या तो उन सुरक्षात्मक सम्मोहनों के कारण था जो हरमाइनी ने किए थे, या फिर इस कारण कि इस तरफ लोग कम ही आते थे। कुछ पक्षियों और गिलहरियों की सिवाय उधर कोई नहीं आया। हैरी ने अपनी छड़ी को रोशन कर लिया। उसे अब भूख लग रही थी। उसने हरमाइनी के साथ जगह बदल ली। वो एक वीरान दृश्य को देख रहा था। उसका दिमाग थोड़ा घूम रहा था। हरमाइनी ने अपने जादुई बैग में खाना पैक नहीं किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रात तक ग्रिमॉल्ड चौक पहुंच जाएंगे। उन्हें खाने के लिए जंगली मशरूमों के सिवाय कुछ नहीं मिला, जिन्हें हरमाइनी सबसे पास वाले पेड़ों के बीच से इकट्ठा करके लाई थी। उन्हें एक पतीले में पकाया जा रहा था। 2 निवाले खाने के बाद रॉन ने प्लेट खिसका दी। हैरी सिर्फ इसलिए खाता रहा क्योंकि वो हरमाइनी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आसपास की खामोशी अजीब सी सरसराहट और टहनियों के चरमराने की आवाज़ों से टूट रही थी। हैरी ने सोचा कि ये आवाज़ें इंसानों की बजाय जानवरों की होंगी। उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी क्योंकि उसने रबड़ जैसे मशरूम ही खाए थे, वो भी बहुत कम मात्रा में। उसने सोचा होर्क्रक्स के पाने के बाद उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं था।
जब वो अंधेरे में बैठा बैठा देखता रहा, जिसके सिर्फ एक बहुत छोटे हिस्से को उसकी छड़ी रोशन कर रही थी, तो उसे यही चिंता हो रही थी कि आगे जाने क्या होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई हफ्तों, महीनों, शायद बरसों से इसी बिंदु की तरफ चला आ रहा था, लेकिन अब अचानक रुक गया है, राह से दूर हो गया है। कहीं पर बाकी होर्क्रक्स भी थे, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था वो कहाँ हो सकते हैं। वो तो ये भी नहीं जानता था कि वोल्डेमॉर्ट ने किन चीज़ों को होर्क्रक्स बनाया होगा, और तो और उसे ये भी पता नहीं था कि उसे जो इकलौता होर्क्रक्स मिला था, जो इस वक्त उसके सीने पर टिका था, उसे नष्ट कैसे करना है। अजीब बात यह थी कि इसने उसके शरीर की गर्मी नहीं ली थी। ये बहुत ठंडा लग रहा था, जैसे अभी अभी बर्फीले पानी से बाहर निकला हो। समय समय पर हैरी को लग रहा था, या शायद उसने कल्पना की कि उसे अपने धड़कन के अलावा एक हल्की सी धड़कन सुनाई दे रही थी। अंधेरे में बैठे बैठे उस पर अनजान बुरी कल्पनाएं हावी होने लगीं। एक के जिंदा रहते दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। रॉन और हरमाइनी जो इस समय उसके पीछे टेंट में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, अगर चाहें तो इससे दूर जा सकते थे, वो नहीं जा सकता था। जब वो वहाँ पर बैठा बैठा अपने डर और थकान को जीतने की कोशिश कर रहा था, तब उसे लगा उसके सीने पर टिका होर्क्रक्स उसके पास बचे समय को टेक टेक करके काट रहा था। उसने सोचा, मूर्खतापूर्ण विचार है, इसे मत सोचो। उसका निशान दोबारा दुख रहा था। उसे डर था ऐसा उसके विचारों के कारण हो रहा है। उसने बेचारे क्रीचर के बारे में सोचा जो उनके घर लौटने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे याक्सले को झेलना पड़ा होगा। वो घरेलू जिन्न खामोश रहेगा या प्राण भक्षियों को बता देगा जो हर बात जानता था। हैरी को यकीन था पिछले महीने में क्रीचर बदल गया था, अब वो उसके प्रति वफादार बन गया था, लेकिन कौन जाने क्या होगा। अगर प्राण भक्षी घरेलू जिन्न को यातना देंगे तो क्या होगा। हैरी के दिमाग में बुरी तस्वीरें आने लगीं, क्योंकि वो क्रीचर के लिए कुछ कर नहीं सकता था। वो और हरमाइनी उसे नहीं बुलाने का फैसला पहले ही कर चुके थे। उन्हें डर था मंत्रालय का कोई कर्मचारी भी उसके साथ न चला आए। उन्हें मालूम नहीं था घरेलू जिन्न के अंतर्ध्यान होने में भी उस तरह की दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, जिस तरह हरमाइनी की आस्तीन पकड़कर याक्सले ग्रिमॉल्ड चौक पहुंच गया था। हैरी का निशान जल रहा था। उसने सोचा कि वो बहुत कुछ नहीं जानते थे। लिपिन ने सही कहा था, उन्होंने इस तरह के जादू का सामना कभी नहीं किया था या कल्पना भी नहीं की थी। डंबलडोर ने और ज़्यादा स्पष्ट क्यों नहीं किया था? क्या उन्होंने सोचा था कि वो अपने दोस्त निकोलस फ्लेमेल की तरह सदियों तक जिएंगे? अगर ऐसा था तो वो गलत थे। स्नैप ने उनका हिसाब चुकता कर दिया। स्नैप, सोया हुआ सांप जिसने मीनार के ऊपर उन्हें डसा था, और डंबलडोर गिर गए थे। वो मुझे दे दो, ग्रेगोविच। हैरी की आवाज़ ऊंची, स्पष्ट और ठंडी थी। उसने अपनी छड़ी लंबी उंगलियों वाले एक हाथ के सामने पकड़ रखी थी। जिसकी तरफ वो छड़ी ताने था, वो व्यक्ति हवा में उल्टा लटक रहा था। वो व्यक्ति अजीब अदृश्य तरीके से बंधा हुआ झूल रहा था। उसके अंग उसके आसपास लिपटे हुए थे। उसके पूरे शरीर का खून उसके सिर में आ गया था। उसके बाल सफ़ेद और दाढ़ी मोटी घनी थी। वो सेंटा क्लॉस जैसा दिख रहा था। ये मेरे पास नहीं है, अब ये मेरे पास नहीं है, बरसों पहले कोई चुरा कर ले गया। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से झूठ मत बोलो ग्रेगोविच। वो जानते हैं, वो हमेशा जानते हैं। झूलते आदमी की पुतलियां चौड़ी हो गई, डर के मारे फैल गई। अब हैरी एक अंधेरे गलियारे में नाटे मोटे ग्रेगोविच के पीछे जल्दी जल्दी चल रहा था, जिसने मशाल उठा रखी थी। ग्रेगोविच गलियारे के आखिरी कमरे में तेजी से घुसा। उसकी लालटेन की रोशनी में एक वर्कशॉप जैसी जगह नजर आई। लकड़ी के छिलके और सुनहरी चीजें रोशनी के झूलते समुद्र में चमक रही थीं। खिड़की की मुंडेर पर एक सुनहरे बालों वाला युवक किसी विशाल पक्षी की तरह बैठा था। एक पल के लिए लालटेन की रोशनी उस युवक पर पड़ी। हैरी ने उसके आकर्षक चेहरे पर आनंद का भाव देखा। फिर उस युवक ने अपनी छड़ी से ग्रेगोविच पर स्तब्धीकरण मंत्र मारा और हंसता हुआ खिड़की के पीछे की तरफ कूद गया। अब हैरी उन चौड़ी सुरंग जैसी पुतलियों में से वापस लौट रहा था और ग्रेगोविच के चेहरे पर दहशत का भाव था। वो चोर कौन था ग्रेगोविच? मैं नहीं जानता, मुझे कभी नहीं मालूम चला। एक युवक, नहीं, प्लीज प्लीज, एक आवाज गूंजी जो गूंजती रही, और फिर हरी रोशनी की एक धमाका हुआ। उसने अपनी आंखें खोली। वो हाँफ रहा था और उसका माथा फड़क रहा था।
वो टेंट के किनारे पर बेहोश हो गया था। वो कैनवास पर तिरछा फिसल गया था, ज़मीन पर पसरा हुआ था। उसने हरमाइनी की तरफ देखा, जिसके झबरीले बालों की वजह से ऊपर की अंधेरी शाखाओं के बीच से दिखने वाला आसमान का छोटा सा टुकड़ा अब दिखना बंद हो गया था। सपना, उसने तेजी से बैठते हुए कहा और हरमाइनी की गुस्से भरी नज़र के सामने मासूम दिखने की कोशिश की। शायद आंख लग गई होगी, माफ़ करना। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा निशान था। मैं तुम्हारे चेहरे के भाव से समझ सकती हूँ तुम उसके बारे में देख रहे थे। और उसका नाम मत लो। टेंट के भीतर से रॉन की गुस्से भरी आवाज़ आई। ठीक है, तो तुम जानते हो कौन के दिमाग में तुम देख रहे थे। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, ये एक सपना था। हरमाइनी, क्या तुम इस बात पर काबू कर सकती हो तुम्हें किस बारे में सपने आते हैं? अगर तुम गुप्त विद्या में निपुण हो जाते। लेकिन हैरी को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही उसकी इसमें दिलचस्पी थी। वो तो इस बारे में बातचीत करना चाहता था जो उसने अभी अभी देखा था। हरमाइनी, उसे ग्रेगोविच मिल गया है और मुझे लगता है उसने उसे मार डाला है। लेकिन उसे मारने से पहले उसने ग्रेगोविच के दिमाग को पढ़ा था, मैंने देखा था। मुझे लगता है अगर तुम थकान के कारण सो रहे हो तो मैं निगरानी करती हूँ। हरमाइनी ने ठंडेपन से कहा। मैं पूरी निगरानी कर सकता हूँ। नहीं, साफ दिख रहा है तुम थक गए हो। जाओ, जाकर सो जाओ। वो टेंट के प्रवेश द्वार के सामने दृढ़ता से बैठ गई। हैरी नाराज था लेकिन बहस नहीं करना चाहता था। वो झुककर अंदर चला गया। नीचे वाले बंक बेड से रॉन का पीला चेहरा झांक रहा था। हैरी उसके ऊपर वाले बर्थ पर चढ़ गया और लेटकर स्याह कैनवास की छत को देखने लगा। कुछ पल बाद रॉन ने इतनी धीमी आवाज में पूछा ताकि उसकी आवाज़ प्रवेश द्वार पर बैठी हरमाइनी तक न पहुंच पाए। तुम जानते हो कौन क्या कर रहा है? हैरी ने अच्छी तरह याद करने की कोशिश में अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर अंधेरे में फुसफुसाया। उसने ग्रेगोविच को खोज लिया है, उसे बांध कर यातना दे रहा है। अगर उसने ग्रेगोविच को बांध लिया है तो वो उसके लिए नई छड़ी कैसे बनाएगा? मुझे नहीं मालूम, ये अजीब है ना? हैरी ने आंखें बंद कर ली और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसने देखी सुनी थी। उसे जितना याद आया उसका मतलब उतना ही कम समझ आया। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी की छड़ी या माया पंछी के जुड़वा पंखों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा था कि ग्रेगोविच हैरी की छड़ी को हराने के लिए नई और ज़्यादा ताकतवर छड़ी बना दे। वो ग्रेगोविच से कुछ चाहता था। हैरी ने कहा। उसकी आंखें अब कसकर बंद थीं। वोल्डेमॉर्ट ने उससे कहा था कि वो चीज़ वो उसे दे दे, लेकिन ग्रेगोविच ने कहा कि वो चोरी हो गई थी। और फिर उसे याद आया कि किस तरह उसने वोल्डेमॉर्ट के रूप में ग्रेगोविच की आंखों में, उसकी यादों में झांक कर देखा था। उसने ग्रेगोविच का दिमाग पढ़ा और मैंने देखा कि एक युवक खिड़की की मुंडेर पर बैठा था। वो ग्रेगोविच पर शाप मार कर भाग गया। उसने वो चीज़ चुरा ली जिसके पीछे तुम जानते हो कौन है, और मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। हैरी सोच रहा था कि काश वो हंसते हुए लड़के के चेहरे की एक झलक देख पाता। ग्रेगोविच के अनुसार चोरी कई साल पहले हुई थी। युवा चोर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? आसपास के जंगल की आवाज़ें टेंट के अंदर दबी हुई थी। हैरी को सिर्फ रॉन के सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद रॉन फुसफुसाया। क्या तुम ये नहीं देख पाए चोर के हाथ में क्या था? नहीं, वो ज़रूर कोई बहुत छोटी चीज़ होगी। हैरी, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम जानते हो कौन किसी ऐसी चीज़ की तलाश में है जिसे वो होर्क्रक्स में बदल सके? मैं नहीं जानता, शायद हो भी सकता है, लेकिन क्या एक और होर्क्रक्स बनाना उसके लिए खतरनाक नहीं होगा? क्या हरमाइनी ने नहीं कहा था वो पहले ही आत्मा की आखिरी सीमा तक पहुंच गया है? हाँ, लेकिन शायद उसे बात मालूम न हो। हाँ, शायद, हैरी ने कहा। उसे यकीन था वोल्डेमॉर्ट मायापंछी के जुड़वा पंख की समस्या का समाधान खोज रहा था। उसे यकीन था वोल्डेमॉर्ट बूढ़े छड़ी साज से अपनी समस्या का समाधान चाहता था, लेकिन इसके बावजूद उसने छड़ियों के बारे में एक भी सवाल पूछे बिना उसे मार डाला था। वोल्डेमॉर्ट क्या खोजने की कोशिश कर रहा था? जादू मंत्रालय और जादूगर समुदाय उसके कदमों में था, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी दूर क्यों था? वो उस चीज़ की तलाश में क्यों भटक रहा था जिसका कभी ग्रेगोविच मालिक था और जिसे कभी अनजान चोर ने चुरा लिया था? हैरी अभी सुनहरे बालों वाले युवक को याद कर सकता था जिस पर आनंद का वहशी भाव था।
उसमें फ्रेड और जॉर्ज जैसा विजयी चालबाजी का भाव था। वो खिड़की की मुंडेर से किसी पंछी की तरह उड़ा था और हैरी उसे पहले देख चुका था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कहाँ। ग्रेगोरोविच के मरने के बाद अब यह खुश चेहरे वाला चोर खतरे में था। हैरी के विचार उसी चोर पर केंद्रित हो गए जब रॉन के खर्राटे नीचे वाले बंक बेड से गूंजने लगे और हैरी खुद धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया।